यहाँ एक दो चीजें दी हुई है बेटा। यहाँ दिया हुआ सड़े हुए अंडे, देखो ये लिखा हुआ है इसमें कि जो सड़े हुए अंडे हैं, अंडे वाली जो विषैली गैस है H2S गुणात्मक विश्लेषण में उपयोग की जाती है। और इसका ये तो सिंपल इंफॉर्मेशन दी हुई है इसने कि गुणात्मक विश्लेषण में एनालिटिकल जो एनालिसिस होता है उसमें इसका उपयोग करते हैं हम H2S गैस का, है ना। लेकिन यदि कह रहा है कि यदि H2S गैस की जल में STP पर विलीयता इतने मोलल है, m इसका मतलब मोलल है ना, हो तो हेनरी के स्थिरांक की गणना कीजिए। ये मोलल का मतलब क्या होता है? मोलल जो मोललता होती है, तो मोललता क्या होती है? मोललता क्या होती है? किसे कहते हैं मोललता? सर 1 किलोग्राम विलायक में विलेय पदार्थ बिल्कुल, की मोल 1 केजी विलायक में जो हमारे पास क्या होगा, जो विलेय की ये तो 1 केजी विलायक में विलेय की मात्रा। इससे यहाँ पर यदि हम देखेंगे, ये सिंपल लिखा हुआ है H2S, है ना, और ये लिखा हुआ है H2S के कितने हैं? 0.195 m। इट मीन्स इसका मतलब ये हुआ कि जो 1 केजी हमारे पास क्या होगा, जल होगा। यहाँ पर जल में है ना, ये तो है 1 केजी जल में, 1 केजी जल में हमारे पास क्या होगा, 0.195 इतना क्या होगा, मोल जो है किसके होंगे? H2S के होंगे। यही तो है, यही तो हुआ इसका मतलब। तो मोललता का मतलब तो ये हुआ। तो H2S के मोल कितने हो जाएंगे? यदि देखेंगे तो H2S कितने मोल हो जाएगा, यहाँ पर आएगा हमारे पास H2S के मोल कितने होंगे। हमें तो क्या निकालना है? हेनरी का कांस्टेंट निकालना है ना, हेनरी का स्थिरांक निकालना। तो हमें हेनरी क्या है, P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, X गैस का होगा, ठीक है ना। तो हमें X गैस के लिए हम क्या निकालते हैं, P इज इक्वल टू यहाँ पर क्या होगा, KH इंटू एक्स गैस। इसको x का मतलब मोल अंश, है ना। तो इस मोल अंश के बराबर यदि हम निकालना चाहेंगे, हमें तो हेनरी कांस्टेंट चाहिए। तो हेनरी कांस्टेंट इज इक्वल टू क्या होगा, जो प्रेशर है उसके बटे में हम क्या कर देंगे, इसकी गैस का मोल अंश का भाग दे देंगे। तो ये हमारे पास हेनरी कांस्टेंट आ जाएगा। ये क्या हो जाएगा, हेनरी कांस्टेंट। अब यहाँ देखो, यहाँ हमें मिल गया H2S का मोललता मिल गई, हो गए ना, इसके मोलों की संख्या मिल गई। अब 1 केजी जल भी मिल गया, जल की मात्रा भी हमें मिल गई। तो हम आसानी से निकाल सकते हैं, यानी कि हमें H2S का क्या निकालना है, H2S का हमें मोल अंश निकालना है, X H2S का मोल अंश। तो इस इक्वल टू क्या आएगा, पहले हम क्या निकालेंगे, N, यानी कि जो हमारे पास क्या होगा, H2S के मोलों की संख्या। यहाँ पर ऊपर क्या आ जाएगा बेटा, इसमें H2S के मोलों की संख्या, मोलों की संख्या, और बटे में क्या आएगा, H2S और प्लस जल, इनके मोलों की संख्या। क्लियर, इतनी बात क्लियर हुई बेटा। अब हमने क्या करना है, H2S के मोल, अब हमें यहाँ भाग देने की जरूरत नहीं, सीधे डायरेक्ट मोल दे रखा है। ये तो मोल दे रखा है ना कि 1 केजी जल में कितना है, इतने मोल घुले हुए हैं। तो हम सीधे क्या कर सकते हैं, इसमें हम लिख सकते हैं 0.195 और बट्टे में क्या आएगा, 0, देखो इसका हमें पता है 0.195 और प्लस इसके साथ क्या कर देंगे, क्या करेंगे बेटा, ये देखो हमें अब जल का निकालना मोल, तो जल क्या निकालेंगे, ये 1000 ग्राम है और इसमें 18 का भाग दे देंगे, है ना। 1 केजी जल का मतलब 1000 ग्राम हो जाएगा। हम क्या कर रहे हैं, 1 केजी का मतलब 1000 ग्राम, है ना?
18 में भाग देंगे तो कितना आता है? ये आता है बेटा 55.5, 55 तो दशमलव हाइड्रोजन तो 2 है ना, हाँ हाइड्रोजन तो 2 है ना, कहाँ है तो ये H2O? H2 है। H2O हम कैसे निकालते हैं? यस सर। H2 जल के मोल अंश कैसे निकालते हैं? जल के ग्राम में मात्रा बटे अणुभार। ग्राम में मात्रा 1 kg हुआ बटे अणुभार। क्या कहना चाह रहे हो? मैं समझ नहीं पाया। समझ गए सर। समझ गए ना बेटा? ठीक है ना? यदि नहीं आया तो फिर मैं बता देता हूँ ना। हमें तो क्या निकालना है? मोल अंश निकालना है। तो यहाँ पर यदि देखेंगे तो ये 1000 बटे कितना आएगा? 18। तो हम आसानी से इसको क्या कर सकते हैं? डिवाइड कर देंगे। तो देखो 18 पंजे 90, 18 पंजे 90 यानी 55.55 आएगा। हो गया? तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? 55.5 हमारे पास है। अब हम इसको ऐड कर देंगे। तो टोटल ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? ऐड करो 55.5 और 0.195। देखो 5, 9 और 6.55। ये एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन है बेटा। ठीक है ना? 0.195 और अपॉन कितना आएगा? 55.695। ठीक है ना? इसका डिवाइडेशन करोगे तो देखो 3 दशमलव कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास ये आ जाएगा 195 और डिवाइडेड बाय 55.695। इतने का भाग देंगे तो ये अप्रोक्सीमेट लगभग कितना आएगा? ये आएगा 0.0035 के लगभग। ठीक है ना? ये हमारे पास क्या आया? ये मोल H2S का हमें क्या आया? मोल अंश आया। अब हमने करना क्या है? हमें चाहिए हेनरी कांस्टेंट। तो हेनरी कांस्टेंट कैसे निकलेगा? देखो जो उसका एक एसटीपी यदि हम देखेंगे स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पर जो प्रेशर होगा वो एक वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है। एसटीपी पर स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पर जो प्रेशर की वैल्यू होगी तो P इज इक्वल टू 1 है ना। और हमारे पास क्या आ गया? एक्स गैस इज इक्वल टू कितना आ गया? ये वैल्यू आई 0.0035। ठीक है ना? अब हम आसानी से क्या निकालते हैं? हेनरी कांस्टेंट निकालते हैं। तो हेनरी कांस्टेंट को मैं यहाँ पे निकाल देता हूँ। हेनरी कांस्टेंट है के एच। तो के एच इज इक्वल टू पी अपॉन एक्स गैस। गैस में स्ट्रेस। और इसमें क्या आएगा? 1 अपॉन क्या आ जाएगा? 0.0035। अप्रोक्सीमेट देख लेना बेटा, आप भाग करके देख लेना, आस आएगा आप लोगों को। और ये बराबर कितना हो जाएगा? यदि हम इसका इसमें भाग देंगे तो ये होगा 2289.5 और ये आ जाएगा बार। इसको बार में हम लिखेंगे। हेनरी कांस्टेंट को किसमें लिखेंगे? बार। इस प्रकार से। क्लियर? इस टाइप से हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखो तो बेटा ये वाला, ये भी एनसीईआरटी बुक का ही क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को देखो।
हो जाएगा बेटा। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा की गणना करने की। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, क्या करें, रहने दे, स्क्रीनशॉट खींच कर लो। एक दो क्वेश्चन और करते हैं और स्क्रीनशॉट खींच लो इनके, है ना। तो थोड़ा सा एक बार फिर दोबारा बता दूंगा, ये वाला आप खींच लो। ये तीनों क्वेश्चन जो है उसके हैं, जो हमारे एनसीईआरटी बुक है उनमें दिए हुए क्वेश्चन है, ये नहीं करना। ओके, चलो नेक्स्ट टॉपिक चलते हैं, एक एक करके बताते रहेंगे उनको। अब नेक्स्ट है बेटा हमारे पास ये ठोसों की द्रव्यों में विलय, पढ़ा दिया था ना, क्यों है दोबारा। ये वाला हो गया था बेटा, जी सर। अच्छा चलो नेक्स्ट है बेटा इसमें द्रवीय विलयन, ठीक है ना। तो पहले हम ये जानते हैं द्रवीय विलयन होता क्या है, ठीक। नेक्स्ट जो पार्ट होगा ये है द्रवीय विलयन, और द्रवीय विलयन में यदि देखो बेटा इसमें, ठीक है, किसे कहते हैं द्रवीय विलयन, जो अभी तक हम पढ़ रहे हैं वो सारे के सारे द्रवीय विलयन थे, ठीक है ना। और उन द्रवीय विलयन में देखो ये कहता है कि वह विलयन, ठीक है ना, वह विलयन जिसमें क्या है, विलायक द्रव, ये ध्यान रखना इसमें क्या होगा, विलायक द्रव होना चाहिए, ठीक है ना, वो द्रवीय विलयन कहलाता है। जिसमें विलायक द्रव होगा वो द्रवीय विलयन कहलाएगा। और इसमें इस प्रकार के जो विलयन होते हैं, इस विलयन में विलेय जो होंगे ठोस होंगे, द्रव होंगे और गैस भी हो सकते हैं। यहाँ सिंपल द्रवीय विलयन हम किसको कहेंगे, जिसमें क्या होगा, विलायक क्या होगा, द्रव होगा, विलायक क्या होगा, द्रव होगा, यानी कि घोलने वाला द्रव होगा। और बाकी क्या हो सकते हैं, ठोस हो सकते हैं, विलेय क्या हो सकता है, ठोस भी हो सकता है, द्रव भी हो सकता है और गैस भी हो सकता है, ठीक है। तो अभी तक हम लगभग सभी द्रवीय विलयन पढ़े हमने। इसके बाद नेक्स्ट है बेटा, देखो द्रव और द्रव, दो द्रव हैं, द्रव द्रव विलयनों का वाष्प दाब। तो पहले हम इसको समझते हैं कि वाष्प दाब होता क्या है। क्या होता है बेटा वाष्प दाब, वाष्प दाब हमारे पास सिंपल यदि देखेंगे कि वाष्प के द्वारा यदि दबाव उत्पन्न होता है, मान लीजिए कोई वाष्प है और इसके द्वारा जो प्रेशर लगता है ना, उसे हम क्या कहते हैं, वाष्प दाब कहते हैं। इस जनरल भाषा में हम इसको ऐसे समझते हैं, है ना। तो ये कहता है कि देखो, और द्रव द्रव विलयन में क्या है, द्रव द्रव विलयन में दोनों द्रव है, विलायक भी क्या है, द्रव है, और विलेय भी क्या है, द्रव है। जो विलेय होगा वो भी द्रव होगा। तो इस प्रकार का क्या विलयन जो होगा वो द्रव द्रव विलयन कहलाएगा, ठीक है ना। ये देखो जब किसी द्रव यानी कि विलेय का विलयन विलयन किसी द्रव विलायक में बनाया जाता है, तो इस प्रकार के विलयन को हम क्या कहते हैं, द्रव द्रव विलयन। तो विलयन में दोनों का क्या होता है, दोनों अवयवों का वाष्पशील होते हैं। और देखो बेटा इसमें क्या होगा, जैसे मान लीजिए हमने क्या लिया, एक को लेते हैं एथेनॉल, एथेनॉल का फॉर्मूला क्या होगा, CH3CH2OH। गुड, CH3CH2OH, ये है बेटा एथेनॉल। और दूसरा है H2, ये जल है।
दोनों क्या है, ये भी द्रव है, ये भी द्रव है। जब हम इनको क्या करेंगे, यहाँ मिला देंगे और मिलाने के बाद इसको बंद कर देंगे, ठीक है ना, बंद किया जाता है, दोनों विलयन बन जाएंगे। विलयन बनने के बाद हम क्या करेंगे, इनको गर्म करेंगे। तो ये देखो बेटा, ये दोनों क्या है, वाष्पशील है। ये भी क्या होता है, वाष्पित होता है, ये भी वाष्पशील है, और ये भी क्या है, वाष्पशील। अब जो प्रेशर होगा, प्रेशर दाब होगा, तो दाब किस पर निर्भर करेगा, इस विलयन के वाष्पशीलता के कारण भी और इसके कारण भी, दोनों इस वाष्प दाब को बढ़ाने में सहयोग देंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर कह सकते हैं, देखो ये कह रहे हैं, अतः विलयन के वाष्प दाब में दोनों अवयवों के वाष्प दाब का योगदान होगा, ठीक है ना। यानी कि जो वाष्प दाब यहाँ लगेगा, जो दबाव उत्पन्न होगा, वो एथेनॉल के कारण भी होगा और किसके कारण, जल के कारण, इन दोनों के कारण वाष्प दाब यहाँ पर होगा, इन दोनों का योगदान होगा, है ना। अब उसके लिए क्या कहता है कि जैसे मान लीजिए हम एक नमक लेते, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए हम मान लेते नमक NaCl लेते, ठीक है, नमक लिया, दूसरा हमने H2O लिया, तो यहाँ पर किसका वाष्प दाब होता था, केवल जल का, नमक का नहीं होता था वाष्प दाब का कोई फर्क, ठीक है ना, वाष्प दाब में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फर्क तो पड़ेगा, वो बात पर रहेंगे, लेकिन योगदान किसका रहेगा, वाष्प दाब में जल का, क्योंकि वो वाष्पशील है, ये वाष्पशील है, इसलिए इसका योगदान नहीं होगा। तो ये कहानी है बेटा इसमें। अब देखो, जैसे ये कह रहा है कि माना इसमें दो चीजें हैं, एक एथेनॉल है और एक जल है, ठीक है ना, कि माना कि क्या है, विलयन में दो वाष्पशील अवयव है, एक मान लीजिए ए, मान लीजिए ए हमने मान लीजिए अवयव, हमने एक को मान लिया अवयव ए, अवयव ए को हमने माना, मान लीजिए हमने यहाँ पर एथेनॉल लिया CH3CH2OH, और दूसरा अवयव क्या है, बी, अवयव बी ले लिया, और इसको हमने क्या ले लिया, जल। देखो, एक तो अवयव ए है और एक क्या है, अवयव बी उपस्थित है, इन दोनों अवयवों के आंशिक वाष्प दाब, देखो बेटे इसमें जो क्या होगा, आंशिक वाष्प दाब। अब मान लीजिए ये तो अवयव ए था, इस अवयव बी था, इसका आंशिक वाष्प दाब है Pa, इसका यदि हम इसका आंशिक वाष्प दाब देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, Pb हो जाएगा। तो विलयन का वाष्प दाब क्या होगा, यदि हम देखेंगे विलयन जो बनेगा इन दोनों का विलयन, तो विलयन का जो वाष्प दाब होगा, विलयन का वाष्प दाब, इसको हम P दिखाएंगे, किससे दिखाएंगे, P दिखाएंगे। तो विलयन का वाष्प दाब P इज इक्वल टू Pa प्लस P, ये हो जाएगा। देखो बेटे इस प्रकार से हमारे पास ये वाष्प दाब हो जाएगा, है ना, ये विलयन का। तो इस टाइप से हम क्या करेंगे, जो दो द्रव्य विलयन होगा, दो द्रव विलयन होगा, उसका जो टोटल वाष्प दाब होगा, जो एक अवयव था उसका वाष्प दाब साथ दूसरा अवयव का वाष्प दाब को जोड़ देंगे, तो हमारे पास क्या आएगा, विलयन का वाष्प दाब P आ जाएगा। क्लियर, कितनी बात क्लियर हुई बेटा। सर एक बार थोड़ा फिर से समझा दो। यहाँ पे क्या है बेटा, जैसे देखो हमने क्या करना है, दो द्रव है हमारे पास, मान लीजिए दो द्रव है ना, तो दो द्रव, एक द्रव तो हो गया विलय, या एक विलायक ले लो, और दूसरा होगा, दूसरा द्रव हो जाएगा विलय। दोनों क्या है बेटे, दोनों द्रव, ये भी द्रव है ये भी द्रव। ऐसे कौन सा होगा, जैसे मान लीजिए हमने लिया H2O ले लिया, पानी में हमने क्या किया, एथेनॉल को मिलाया, CH3CH2OH, ठीक हो गया। मान लीजिए हमने कहा ये A प्रकार का द्रव है हमारे पास, ये B प्रकार का, ठीक है। यदि हम इनका वाष्प दाब देखेंगे A प्रकार का, तो इसके लिए वाष्प दाब मान लीजिए इसका क्या है, Pa वाष्प दाब, ये क्या करेगा, Pa वाष्प दाब उत्पन्न करेगा, और ये क्या करेगा, Pb करेगा। तो कुल वाष्प दाब कितना होगा, विलयन। अब जब इन दोनों को एक साथ मिलाएंगे तो क्या बनेगा, विलय प्लस विलायक मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा, विलयन होगा कि नहीं होगा, विलयन बनेगा बेटा कि नहीं बनेगा। जब विलायक प्लस विलय मिलेंगे तो विलयन बनाएंगे, है ना। तो विलयन का वाष्प दाब क्या होगा, इन दोनों को जोड़ देंगे, विलयन का वाष्प दाब, इसको हम P से दिखाएंगे, और ये दोनों को जोड़ देंगे तो वो क्या आ जाएगा, विलयन का, Pa प्लस P। आए बेटा समझ में, आए या नहीं आए, यस सर आगे। आ गया ना। इस प्रकार से देखो बेटा, जब विलयन होगा
दोनों को जोड़ देंगे वो, क्योंकि जो इसका वाष्प दाब होगा H2O का वाष्प दाब होगा। भाई यहाँ पर हमने सिंपल क्या किया है, ऐसे मिलाया था इसमें, है ना। यहाँ पर हमने एथेनॉल मिलाया था CH3 CH2 OH, और साथ साथ में क्या मिलाया था, H2O मिलाया था। तो ये जब वाष्पित हुआ होगा, जब यहाँ से एथेनॉल वाष्पित हुआ होगा, तो इसका एक दाब बना होगा, है ना। मान लीजिए हमने उसको P बनाया, और जो H2O था उसका वाष्प दाब हुआ उत्पन्न हुआ होगा, उसको हमने PA लिया। तो इन दोनों ने मिलाकर के इस पे दाब लगाया ना ऊपर, है ना। तो कुल दाब कितना होगा, तो इसका दाब जो एथेनॉल के द्वारा लगाया गया दाब, और किसके द्वारा, जो जल के द्वारा लगाया गया वाष्प दाब, तो टोटल दाब लगा ना इसमें, तो इन दोनों का वाष्प दाब क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, तो PA प्लस PB। इस प्रकार से हम दो वाष्पशील द्रवों का वो देखते हैं कि वाष्प दाब किस प्रकार से होगा। ये देखो बेटा, अब वाष्पशील देखो, इसमें क्या है, राउल्ट का नियम भी है। यहाँ क्या है, ये कहता है देखो, वाष्पशील विलेय युक्त विलयन के लिए राउल्ट का नियम, ये कौन सा है, ये वाष्पशील विलेय, क्या कहा बेटा मैंने, वाष्पशील विलेय, समझ में आ रहा है। वाष्पशील विलेय कौन है, कुछ पता है आप लोगों को, वाष्पशील विलेय क्या होता है बेटा, वाष्पशील, किसी को नहीं मालूम, जो वाष्पित होने वाले विलेय होते हैं, अभी तो बताया था, जो वाष्पित होने वाले, वाष्पित कौन हो रहा था, हाँ एथेनॉल से। हाँ, जैसे ये देखिए यहाँ पर CH3 CH2 OH, ये हमने लिया था ना एथेनॉल, तो ये वाष्पित होने वाला विलेय, ठीक है बेटा। ये यदि हम इसको देखेंगे तो ये देखो, ये कहता है कि वाष्पशील जो विलेय है, ऐसा विलयन जो हमारे पास, मान लीजिए हमने विलयन यहाँ लिया, कोई विलयन लिया, लेकिन उसमें क्या है, इसमें यदि देखेंगे जो विलेय है, वो विलेय क्या है, वाष्पशील है। विलेय क्या है, जो यहाँ पर विलेय होगा वो क्या है, वाष्पशील है। हमने ऐसा विलयन लिया जिसमें क्या है, विलेय मिला, कौन सा विलेय मिला हो, वाष्पशील विलेय। तो इसके लिए राउल्ट ने नियम दिया था, कौन, किसने नियम दिया, राउल्ट ने। किसके लिए नियम दिया बेटा, वाष्पशील विलेय के लिए। बिल्कुल। और हेनरी ने किसके लिए दिया था नियम, हेनरी ने तो नियम दिया था, हेनरी ने किसके लिए दिया था, प्रेशर के लिए। प्रेशर के लिए दिया था हेनरी ने, हाँ वाष्प दाब। हाँ, इसने जो प्रेशर के लिए नियम दिया था ना, पर किस पर डिपेंड किया था उसने, दो प्रकार के दिए थे उसने, है ना, मूल अंश को दिया था, मूल अंश के साथ संबंध दिखाया था, है ना। और ये राउल्ट का नियम क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि जो वाष्पशील जो हमारे पास क्या होगा, विलेयुक्त विलयन है, उसके लिए क्या नियम होंगे, जिसमें क्या मिला होगा, वाष्पशील विलेय मिला होगा, ऐसे के लिए नियम, है ना। तो देखो ये क्या कहता है बेटा, अब राउल्ट का नियम क्या कहता है इस विलयन के लिए, इस विलयन के लिए कहता है कि एक निश्चित ताप पर, ठीक है ना, कैसा ताप है, निश्चित ताप पर, विलयन में उपस्थित किसी वाष्पशील अवयव का आंशिक वाष्प दाब उस अवयव के मोल प्रभाज के समानुपाती होता है, उस अवयव के क्या होगा, मोल प्रभाज के समानुपाती होगा। इतनी अच्छी बात कही इसने। यहाँ पर भी वही कहानी है जो हेनरिक ने कहा था। क्या कह रहा है, राबर्ट का नियम क्या कह रहा है, समझ में आ रहा है। ये कहता है कि देखो ताप क्या है, निश्चित है, ताप क्या है बेटा इसमें, निश्चित है। देखो ये ताप क्या है, निश्चित है, और विलयन में जो उपस्थित क्या होंगे, वाष्पशील अवयव होंगे। माना वाष्पशील अवयव कौन कौन से थे, एक मान लीजिए CH3 CH2 OH, मैं एग्जांपल के साथ ले रहा हूँ, और दूसरा क्या होगा H2, ये दोनों अवयव है। देखो ना ये कह रहा है, देखो इसमें क्या कह रहा है कि किसी वाष्पशील अवयव का आंशिक वाष्प दाब, ठीक है ना। देखो विलयन में उपस्थित, तो विलयन कब बनेगा, जब दोनों मिलेंगे,
किसी वाष्पशील अवयव, किसी माने या तो इसका या तो इसका, किसी अवयव का जो आंशिक वाष्प दाब होगा उस अवयव के मोल प्रभार के समानुपाती होगा। मान लीजिए हमने क्या निकाला, इस अवयव का मान एथेनॉल का निकालना चाहते हैं आंशिक वाष्प दाब, तो इसका जो मोल प्रभाज होगा उसके समानुपाती होगा। माना पी, हमने कहा पी है, पी ए मान लेते हैं, पी ए हमने एथेनॉल, तो ये किसके समानुपाती होगा, जो इसका मोल प्रभाज होगा उसके समानुपाती होगा। इसका आंशिक वाष्प दाब क्या होगा, पी ए का, यानी कि एक्स ए का समानुपाती होगा। इतनी बात समझ में आई बेटा? मान लीजिए हम जल का निकालना चाहते हैं और जल को हमने क्या माना, बी वाला मानते हैं। दो प्रकार के अणु मानने हमने, एक अवयव क्या माने, दो अवयव हमारे पास दो है। अवयव क्या है, एक तो ए है और एक क्या है, अवयव बी है। ये बात समझ में आ रही? एक अवयव हमारे पास ए है, एक अवयव बी है। मान लीजिए अवयव ए हमारे पास H2 है, अवयव बी हमारे पास क्या है, CH3 CH2 OH है। अब हमें राउट का नियम क्या कहता है कि विलयन में यदि हम क्या करेंगे, किसी एक अवयव का, मान लीजिए इसका हमें निकालना होगा मोल, क्या निकालना होगा, वाष्प दाब, इसका हमें क्या निकालना, वाष्प दाब। तो मान लीजिए PA यानी कि ए का वाष्प दाब, PA का मतलब क्या हुआ, ए जो अवयव है उसका वाष्प दाब। तो ये क्या कहता है, राउट का नियम कहता है कि देखो अवयव का, यहाँ पर कह रहा है उस अवयव का के मोल प्रभाज के समानुपाती होगा, यानी कि किसी वाष्पशील अवयव का आंशिक वाष्प दाब उस अवयव के मोल प्रभाज के समानुपाती होगा। तो जैसे देखो हमारे पास अवयव ए था, तो इसका वाष्प दाब कितना होगा, कितना होगा बेटा, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स ए, इस अवयव के मोल प्रभाज, यानी कि यहाँ पर एक्स ए क्या है, हमारे पास एक्स ए की जगह क्या हम क्या लिख सकते हैं, H2O लिख सकते हैं। यदि हमने H2O लिया, H2O का जितना भी मोल प्रभाज होगा वो उसके समानुपाती होगा, उसके वास्तव। और यदि हम इस वाले के लिए देखेंगे तो इसके लिए क्या होगा, इसके लिए क्या होना बेटा, इसका आंशिक, बिल्कुल आंशिक दाब B जो हमारे पास मॉलिक्यूल है उसका आंशिक वाष्प दाब क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसका, जो B अणु है उसके मोल प्रभाज के या मोल अंश के समानुपाती होगा। यानी कि यदि हम यहाँ पर XB ले रहे हैं तो इसको मतलब XB हमने क्या लिया था, एथेनॉल, तो इसको हम एथेनॉल भी लिख सकते हैं, CH3 CH2 OH। यानी कि हमने क्या करना है, एथेनॉल का मोल प्रभाज निकालना है और उसका वाष्प दाब इस पर, जितना इसका आंशिक वाष्प दाब होगा वो बढ़ता चला जाएगा, तो इस मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। क्लियर? ये समझ में आया बेटा? इतनी बात समझ में आई? इतनी चीज समझ में आ गई? अब हमने क्या करना है, देखो अब हम समझते हैं इसको, इसके लिए हम व्यंजक इस प्रकार से लिख सकते हैं, इसके लिए हम व्यंजक निकालने की कोशिश करते हैं। तो देखो बेटा पहले हमने क्या किया कि विलयन में दो चीजें होती है ना, दो भी हो सकती, तीन भी हो सकती है ना, दो तो मैं जनरली कह रहा हूँ, है ना। तो दो, मान लीजिए हमारे पास दो अवयव, ठीक है ना, और इसमें एक अवयव है ए और एक अवयव है बी। तो हमने क्या किया, विलयन लिया और विलयन में व्यंजक के लिए देखते हैं किस प्रकार से आ जाएगा। मान लीजिए हम लेते हैं अवयव माना, हम क्या करते हैं, माना यहाँ पर क्या करते हैं, अवयव ए, हमारे पास क्या होगा, अवयव ए का जो आंशिक वाष्प दाब होगा, का आंशिक वाष्प दाब कितना होगा बेटा, इसको हम लिख सकते हैं PA। इतनी बात समझ में आ गया? अभी तो हमने वही तो किया था। और यदि हम अवयव B लेते हैं, ये हमारे पास अवयव है, इसका जो आंशिक वाष्प दाब होगा वो कितना हो जाएगा, कितना होगा बेटा, अभी तो बताया था, पीबी सर, पीबी। बिल्कुल राइट, ठीक है ना, PB हो जाएगा। अब हमने क्या करना है, इनके एक किसके समानुपाती होता है, उसके मोल प्रभाज के समानुपाती होता है।
तो हम क्या देखेंगे, जो हमारे पास अवयव ये है, हमारे पास क्या है बेटा, जो अवयव ये है, पहले हम निकालेंगे इनके मोल प्रभाव। जो हमारे पास क्या होगा, अवयव ये है, इसका हम निकालते हैं अवयव ए का मोल प्रभाव। मोल प्रभाव कैसे निकालेंगे बेटा, मोल प्रभाव x बराबर कैसे आएगा, जो a है यहां पर क्या आएगा, हमारे पास आएगा a अवयव का, a अवयव के मोलों की संख्या, मोलों की संख्या ऐसे तो पढ़ा हमने, और बटे में क्या आ जाएगा, a प्लस b के मोलों की संख्या। क्लियर, इतनी बात समझ में आ गई बेटा, तभी तो आएगा मोल प्रभाव। यदि हम a का मोल प्रभाव निकालना चाहेंगे तो a अवयव के मोलों की संख्या और बटे में a के मोलों की संख्या प्लस b के मोलों की संख्या, इसको हम फॉर्मूले के रूप में भी लिख सकते हैं। चलो n मान लेते हैं, स्मॉल n a कौन क्या हो जाएगा, n a प्लस n b। इतनी बात समझ में आ गई बेटा, ये हमारे पास विलेय का मोल प्रभाव था और ये विलाय का आ जाएगा। इतनी बात क्लियर हो गई। सर उसके बाद देखो बेटा, दूसरा हम क्या निकालेंगे, बी के लिए। यदि हम बी के लिए निकालते हैं तो बी के लिए मोल प्रभाव, अब लिख नहीं रहा हूं मैं, है ना, अवयव बी के लिए मोल प्रभाव यदि हम निकालते हैं, मोल प्रभाव एक्स बी, तो क्या आ जाएगा, यदि इसी फॉर्मूले को देखें तो यहाँ पर क्या आएगा, एन बी आएगा, बी के मोलों की संख्या, बटे में क्या आ जाएगा, बी के मोलों की संख्या प्लस ए के मोलों की संख्या, ये दोनों आ जाएंगे। इस प्रकार से हमारे पास किसके लिए आ जाएगा, बी के लिए आ जाएगा। हमारे पास आंशिक वाष्पदाब भी हमें मिल गया, इनके लिए मिल गया। अब राउल्ट का नियम क्या कहता है, राउल्ट का नियम क्या कह रहा है बेटा, राउल्ट का नियम क्या कह रहा है कि जो हमारे पास ए का वाष्पदाब है, जो ए का वाष्पदाब है प्रोपोर्शनल है उसके मोल अंश के बराबर, एक्स ए के बराबर। देखो एक्स ए है, ये मान लीजिए हमने एक्स ए ले लो ना, इसको पहले वाले को हम एक्स ए लिख, ठीक है ना। और जो दूसरे का मोल प्रभाव है बी का है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसका है, एक्स बी। इस टाइप से कहा उसने, या हम इसको कह सकते हैं बेटा, इसको जो एक्स प्रोपोर्शनल चिन्ह है इसको हम दूसरे रूप में भी कह सकते हैं कि पी ए इज इक्वल टू बराबर किसका आएगा, पी ए नोट, अभी बता रहा हूं पी ए नोट क्या होगा, इंटू एक्स ए। ये कांस्टेंट निकला, जो यहाँ पर जब समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो उसके लिए कांस्टेंट आता है ना। अब ये क्या होगा, इसको भी जानना हमें जरूरी है, ठीक है ना। ये तो था वाष्पदाब किसका, पी ए किसका वाष्पदाब है बेटा, विलेय ए का। आप लोग बोल क्यों नहीं रहे, समझ में आया मेरे बात। पी ए क्या है, वाष्पदाब है विलेय ए का, आंशिक वाष्पदाब, और ये एक्स क्या है, मोल अंश है किसका, ए का, ठीक है ना, मोल अंश है मोल प्रभाव। और ये पी ए क्या है, ये है बेटा शुद्ध अवस्था में वाष्पदाब, जो ए पदार्थ है वो शुद्ध अवस्था में वाष्पदाब है उसका। और दूसरे वाले में अभी शुद्ध अवस्था कहां से आएगी अभी बताता हूं, ठीक है ना। यहाँ देखो पी बी इज इक्वल टू क्या आएगा, यहाँ आएगा पी नोट बी और एक्स बी, इस प्रकार से। अब पी नोट बी क्या है, शुद्ध अवस्था में बी का वाष्पदाब। देखो हमारे पास दो चीजें हैं, शुद्ध और अशुद्ध कहां से आ गया, ये समझ नहीं आ रहा होगा आपको, शुद्ध आ रहा है समझ में, अरे है कि आ रहा है आपको समझ में या नहीं आ रहा, आ रहा है सर। शुद्ध अवस्था कहां से आई, चलो मैं बता देता हूँ। देखो ये है बेटा, पहले विलयन बनाया, यहाँ पर थोड़ा समझ लो इसमें, है ना। ये तो ये हमने
प्रोपोर्शनल के चिन्ह हटाए और पी बी और पी ए के, लेकिन इस शुद्ध अवस्था को समझा देता हूँ। देखो हमने जब विलियन बनाते हैं तो विलियन में क्या होता है, विलियन में एक ए अवयव है एक बी है, और ये क्या कर रहा है, ये भी वाष्प दाब लगा रहा है, ये भी वाष्प दाब लगा रहा है। तो जब ये दोनों विलियन में बने हुए हैं, जब दोनों क्या है विलियन में, तो उस दशा में तो ये उनका वाष्प दाब ये होगा। लेकिन जब इसको अलग रखेंगे, केवल हमारे पास क्या होगा, जल, हमने जल लिया और जल को किसी बर्तन में डाला, तो उसके द्वारा जो वाष्प दाब लगा होगा वो पी नोट ए होगा, वो शुद्ध अवस्था होगी, तब वो उसके साथ कुछ नहीं मिला हुआ है। और जब हमने एथेनॉल लिया, फिर अलग दूसरे कंटेनर में लिया एथेनॉल CH3 CH2, वो इस अलग कंटेनर में लिया और उसको हमने गर्म किया, उसके द्वारा वाष्प दाब लगा, तो वो भी आएगा पी बी नोट, ये आ जाएगा। ये वाष्प दाब, ये शुद्ध अवस्था हो गई, मैंने उसके साथ कोई अन्य चीज नहीं मिली हुई है, तो ये शुद्ध अवस्था के कारण हुआ बेटा, है ना। यहाँ पर जो पी नोट है बी है, ये शुद्ध अवस्था वाला है, और पी नोट ए वाला ये शुद्ध अवस्था। तब उस दशा में उनके साथ कुछ भी नहीं मिला हुआ। ये बात क्लियर समझ में आ गई? कितनी बात आ गई बेटा समझ में? जी सर। चलो ठीक है, ऐसे करना चाहिए ना मुझे कि तुम्हें समझ में नहीं आ रहा, जहाँ पे नहीं आ रहा बेटा वो पूछ लेना, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारे पास। अब ये शुद्ध अवस्था समझ गए होंगे कि तब वो केवल अकेला है ना, विलियन में तो दोनों ही साथ रहते हैं, है ना। तो अब देखो इसके बाद ये हमने दो इक्वेशन हमारे पास राउल्ट के नियम के अनुसार बन गई, ठीक है ना, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड। ये इक्वेशन नंबर 1 मान लो, ये इक्वेशन नंबर 2 मान लो, ठीक। उसके बाद हम क्या करेंगे, ये तो शुद्ध अवस्था में आ गया। अब हम, ये तो अलग अलग है, ये पी अलग लिखा और पी भी अलग लिखा। अब विलियन में देखो, विलियन में क्या होगा, विलियन में इस वाष्प दाब निकालना चाहेंगे तो विलियन में कैसे निकलता है, यहाँ पर ये ध्यान रखना होगा कि जो विलियन है, विलियन का वाष्प दाब, विलियन का वाष्प दाब, तो हमें क्या पता लगा था वाष्प दाब विलियन का कैसे निकालते हैं वाष्प दाब, कि मान लीजिए विलियन का वाष्प दाब P है, तो उसमें हम क्या करते हैं, बराबर क्या हो जाएगा, बराबर किसी होगा PA प्लस PB, इन दोनों को जोड़ देंगे, क्योंकि इन विलियन का जब वाष्प दाब होगा तो इन दोनों के वाष्प दाब से प्रभावित होगा, ठीक है ना। तो यहाँ यदि हम इसको देखें, इसको इसकी जगह वैल्यू इनकी रख लो, PA की जगह ये वाली वैल्यू रख लो और PB की जगह ये वैल्यू रख लो। तो अब हमारे पास यदि टोटल वाष्प दाब निकालना चाहेंगे तो ये क्या आ जाएगा, PA की जगह क्या आएगा, P नोट A, ठीक है ना, और XA, और प्लस क्या आ जाएगा, P नोट B, और यहाँ आ जाएगा X, ठीक है ना, एक बराबर हो जाएगा P। क्लियर, इतनी बात क्लियर हुई। एक और चीज है बेटा, ध्यान रखना, ये यहाँ पर हमें कुछ चीजें जानकारी होनी चाहिए। यहाँ ये चीज ध्यान रखिए, जो मोल प्रभाज होगा, जो मोल अंश होगा, मोल A पदार्थ का मोल अंश और B पदार्थ का जो मोल अंश होता है, ये हमेशा किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होगा, ये याद रखना आपको, ठीक है ना। ये मिलेगा जब हम आगे पढ़ रहे होंगे तो मैं बताऊंगा इसको, कि जो XA प्लस XB, यानी कि XA क्या हुआ, A पदार्थ का मोल अंश और B पदार्थ के मोल अंश को जब हम मिला देंगे तो किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा। क्लियर, याद रहेगा, जो हमारे पास XA यानी कि A पदार्थ के मोल अंश और प्लस B पदार्थ का जो मोल अंश हम दोनों को मिला देंगे तो किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा। क्लियर, यस नो? सर ये यूं ही हो जाएगा या सर इन इसको दोनों प्रूव को किया जब, गया है सर? हाँ सर इसको प्रूव किया गया है फिर ऐसे ही हो जाएगा? नहीं, प्रूफ किया गया है, इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ याद रखना है इसको, ये प्रूफ किया गया है ना। हम कर देते हैं, हम कर देते हैं प्रूव। देखना, प्रयास करना, क्या देना कर लो, ठीक है ना। अभी बताया जाएगा वो आपको, अभी जब हम और इसके बारे में बताएंगे, ग्राफ के बारे में देखिए। तो यहाँ पर क्या होगा, XA और XB बराबर 1, क्लियर, इन दोनों का जो टोटल होगा वो 1 के बराबर होगा। अब यहाँ पर देखो बेटा, यहाँ इससे क्या होगा, इससे हम निकाल सकते हैं कि जो XA होगा, XA बराबर क्या होगा, इस इक्वेशन से ये इधर चले जाएगा तो वो आ जाएगा 1 माइनस XB, 1 माइनस XB, ये समझ में आ रहा होगा, क्योंकि हमने इस XB को इस तरफ लिया है, तो ये क्या आ गया, 1 माइनस XB।
तो P इज इक्वल टू, अब देखो x a की जगह इस वैल्यू को रख लेते हैं। कहाँ पर है x a, ये वाला वैल्यू है ना, इसकी जगह पर ये वाली वैल्यू रख लेंगे तो देखो क्या हो सकता है। तो P इज इक्वल टू क्या आएगा, P बराबर यहाँ आएगा P नोट A, ठीक है, और यहाँ ब्रैकेट होगा, इस ब्रैकेट में ले लेते हैं क्योंकि गुणा में है ना यहाँ पे, तो यहाँ आएगा 1 माइनस एक्स बी, 1 माइनस एक्स बी, इसको ब्रैकेट को क्लोज करते हैं और प्लस क्या आ जाएगा, पी बी नोट और यहाँ आएगा एक्स बी, ठीक है। अभी देखो इस पी ए नोट का हम इसके साथ अंदर गुणा करेंगे तो दोनों तरफ देखो, यहाँ इसके साथ भी गुणा होगा, इसके साथ भी होगा, तो ये आ जाएगा, ए के साथ गुणा करेंगे तो क्या आएगा, पी नोट ए ही आएगा, ठीक है ना, फिर माइनस आएगा, माइनस का चिन्ह आएगा, ठीक है ना, और आगे क्या बनेगा, ये आएगा पी नोट ए और आएगा एक्स बी, इतनी बात आ गई, ये इसके साथ मल्टीप्लिकेशन हुआ, फिर प्लस का चिन्ह आया, तो देखो पी नोट बी और एक्स बी, ये हो गया बेटा। अब हम क्या करेंगे, इनमें देखो इन दोनों में कॉमन क्या है, इस स्टेप में और इस स्टेप में कॉमन क्या है, इस स्टेप में दोनों में देखो एक्स बी कॉमन है, यहाँ भी एक्स बी है, यहाँ भी एक्स बी है, और ये पी नोट ए है, ये अलग अलग है ना, तो हम इसको यहाँ ले, ठीक, तो यहाँ पर आ जाएगा, इसमें यदि हम देखेंगे पी नोट ए तो ये रहेगा ही, ये p इज इक्वल टू क्या होगा, ये p नोट a तो ये है ही, ठीक है ना, और माइनस देखो बेटा माइनस का चिन्ह लगेगा, और जब माइनस का चिन्ह लगेगा तो इसमें क्या होगा, इस वाले में x भी है, ठीक है ना, और इस वाले में b वाला है ना, तो यहाँ पर यदि माइनस का चिन्ह पहले है तो क्या ले सकते हैं, कॉमन लेंगे तो किस प्रकार से आएगा, यहाँ पर लेंगे एक्स बी कॉमन लेंगे, क्या लिया हमने, एक्स बी कॉमन, क्योंकि एक्स बी यहाँ भी है और यहाँ भी है, दोनों जगह है बेटा एक्स बी, है ना, और चिन्ह क्या लिया हमने, माइनस लिया यहाँ। अब ब्रैकेट के अंदर क्या होगा, ब्रैकेट के अंदर क्या होना चाहिए, जब हम माइनस का चिन्ह बाहर ले रहे हैं तो अंदर क्या होगा, बताओ भाई गणित वालों, सर माइनस पी ए अपॉन पी, क्या होगा जब हम एक्स बी माइनस बाहर लेंगे तो अंदर क्या होगा, पी ए नोट, देखो यहाँ पर पी ए नोट, एक तो ये हमारे पास है ना, और दूसरा क्या होगा, बताओ बेटा बताओ, माइनस, माइनस पी बी नॉट, बिल्कुल माइनस पी बी, है ना, इस प्रकार से आएगा। अब यदि हम इस चिन्ह को देखो बेटा, ये तो हमने उसके अनुसार लिखा, ठीक है ना, माइनस पी बी नोट हुआ और इस प्रकार से रहेगा, जब हम इन चिन्ह को बदलेंगे, ठीक है ना, ये तो हमारे पास क्या आएगा, इस टाइप से हमने ये निकाल लिया। अब p इज इक्वल टू, फिर देखो ये तो हमारे पास इस टाइप से आ जाएगा, जब हम इसको एक्स बी बाहर लेंगे, प्लस में लेंगे, इस चिन्ह को बदलेंगे, यहाँ भी चिन्ह बदलेंगे, यहाँ भी चिन्ह बदलेंगे, तो ये उलट जाएगा, कैसे कैसे होगा, जब चिन्ह को खोलेंगे यहाँ से बाहर से तो कैसे होगा, नहीं समझ में आ रहा, यहाँ दो प्रकार की चीजें हैं ना, जब इस चिन्ह को बदलेंगे तो क्या होगा, नहीं समझ में आ रहा आप लोगों को, देखो जैसे माना मैंने पी ए नोट लिया और प्लस क्या कर दिया, इसको एक्स भी बना दिया, तो अंदर भी चिन्ह बदल जाएंगे, इसको हमने क्या किया, एक्स बी लिया, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये पी बी क्या आएगा, पहले ये प्लस में हो जाएगा और ये माइनस में हो जाएगा, ये वाला अपोजिट होंगे कि नहीं होंगे, ठीक है ना, तो यहाँ पर आ जाएगा पी बी नोट और माइनस क्या आएगा, पी ए नोट, अपोजिट हो जाएंगे बेटा, है ना, तो इस प्रकार से यदि हम देखेंगे तो p इज इक्वल टू क्या होगा, यदि p इज इक्वल टू देखेंगे तो p बराबर क्या होगा, ये हमारे पास पूरी संख्या है, कितनी वैल्यू आएगी, ये आएगा बेटा p के बराबर, इस वैल्यू को आपको नोट रखना है, ये वाला एक क्वेश्चन, एक आंसर ये होगा इसका, इस प्रकार से हम क्या निकाल सकते हैं, जो वास्तव दाब होगा बिलियन का, ये टोटल इस प्रकार से आ जाएगा, ठीक है ना, और इसके लिए जो ग्राफ होगा बेटा, ग्राफ किस प्रकार से होगा,
ग्राफ को मैं कल बताऊंगा आप लोगों को ना, क्लियर किस प्रकार से आना है इसमें ग्राफ। तो ये समझ लीजिए ऐसे ग्राफ बनेगा, उसको बताएंगे कैसे कैसे होना है। यहाँ से क्या होगा, जैसे मान लीजिए हमारे पास एक्स ए है ना, ये बराबर 1 के बराबर होगा, ठीक है ना, और यहाँ पर एक्स बी जो है तो 0 होगा, है ना। इसको बताएंगे हम कैसे कैसे होना है। यहाँ पर क्या आएगा, एक्स ए इज इक्वल टू 0 और एक्स जो बी होगा वो हमारे पास 1 के बराबर होगा, है ना। इन दोनों का जो ग्राफ बनेगा किस प्रकार से बनेगा, यहाँ से इस टाइप से आएगा, है ना। एक तो ये फुल लाइन होगी ऐसे करके, और दूसरा क्या होगा, इसमें डॉटेड लाइन होगी, एक लाइन यहाँ से यहाँ तक जाएगी, एक लाइन यहाँ से यहाँ तक जाएगी। तो ये जो ग्राफ होगा ये होगा पीबी नोट का, है ना। पीबी इज इक्वल टू, यहाँ पर आएगा पी नोट बी इंटू एक्स बी, है ना। और ये होगा पी ए का, नीचे की तरफ जो आ रहा है पी ए, है ना। तो पी ए बराबर हो जाएगा पी इंटू एक्स ए, पी नोट है ना, पी नोट और एक्स ए हो जाएगा, और ये दोनों मिला करके हो जाएगा, ये जो ये वाला ग्राफ है ये हो जाएगा पी ए, पी इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी, जो हमने शुरू में बताया था, है ना। यहाँ पर यदि हम देंगे तो ये आएगा पी नोट बी वाला, और यहाँ आएगा पी नोट ए। ये अच्छा है, बहुत अच्छा समझने के लिए, एक बार समझना है इस ग्राफ को तो बहुत अच्छी तरह समझा जा सकता है। इस प्रकार से आता है, इसके लिए ये ग्राफ, ठीक है। तो आज थोड़ा इसको देखना आप लोग, इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आते हैं।